डियर स्टूडेंट, आज जो है वो हम सी शार्प की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से आपकी केवल एक ही क्लास चल रही थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है वो हम आपकी जो दूसरी क्लास है, केवल जावा की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही थी, तो अब हम उसको ध्यान में रखते हुए आपकी जो है वो सेकंड क्लास भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लास को अटेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सके। बच्चों, ये आपका जो है वो सिलेबस है आपके 20 ये सेकेंड ईयर का सिलेबस आपको दिख रहा होगा। ये आपका 20 ये सेकेंड का लेटेस्ट जो 2021 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही ये आपका सिलेबस है, जिसमें आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर ये पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें हम सी शार्प का बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ लैंग्वेज से कंपैरिजन पढ़ेंगे। उसके बाद में सी शार्प की हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, है ना, टोकन्स वगैरह, डेटा टाइप, ये सारी चीजें पढ़ते हुए, इफ एल्स वगैरह पढ़ते हुए हम एरेज, लूप, है ना, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में, ताकि यूनिट फर्स्ट को पढ़ने के बाद में आपका जो पूरा का पूरा सी शार्प का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो सके। उसी बेस पर क्या है ये यूनिट फर्स्ट को डिजाइन किया गया है। तो हम बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आपके जो सबसे पहले पोर्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज सी शार्प। सबसे पहले हम ये पोर्शन स्टार्ट करते हैं कि भी सी शार्प जो है वो क्या है। ठीक है, हाँ, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि भी सी शार्प क्या है। तो मैं यहाँ इसी को लिख देता हूँ, व्हाट इज सी शार्प। देखो आप बच्चों, ये जो सिंबल देख रहे हो ये सी हैश है, इसी को हम कैसे बोलेंगे, सी शार्प, है ना। सी हैश जो लिखा हुआ है ना, इसको हम कैसे बोलेंगे, इस लैंग्वेज को बोलेंगे। इस लैंग्वेज को सी शार्प न लिख कर क्या लिखा जाता है, सी हैश लिखा जाता है, लेकिन इसको बोला कैसे जाता है, प्रोनाउंस्ड किया जाता है इसको सी शार्प, है ना। तो ये जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक सी शार्प लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि भाई ये लैंग्वेज जो किस टाइप की लैंग्वेज है। तो सिंपली आप ये कहोगे कि सी शार्प जो है, C sharp is a general purpose. C sharp is a general purpose modern and object oriented programming language. Object oriented programming language है। मतलब C sharp जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपकी C प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरीके से C शार्प जो है वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब इस लैंग्वेज को जो है अभी हमने डिस्कस किया कि भी पहला पॉइंट अभी डिस्कस हुआ कि भी C शार्प क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ में ये लैंग्वेज क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज है। क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज है। ठीक है, और ये आपके सारे जितने भी जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर आपको डिजाइन होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो हम इस लैंग्वेज के अंदर डेवलप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसको डेवलप किसने किया। तो आप यहाँ कहोगे सी शार्प वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट का नाम की कंपनी है, इसने डेवलप किया। और जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया तो इसको लीड किसने किया, लीडर कौन था। क्योंकि देखो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप होता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, या जब भी कोई लैंग्वेज डेवलप की जाती है, तो उसको लीड करने वाला, उस टीम को लीड करने वाला कोई न कोई पर्सन होता है। तो यहाँ सिंपली आप लिखोगे कि सी शार्प वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड लीड बाय, जो लीडर था, जो टीम लीडर था वो कौन था, एंडर्स हेजल्सबर्ग। कौन था टीम लीडर, एंडर्स हेजल्स
एंडर्स हेजल्सबर्ग। एंडर्स हेजल्सबर्ग नाम का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो क्या कर रहा था, इस टीम को लीड कर रहा था। तो सिंपली आप यहाँ पर ये कह दोगे कि सी शार्प जो है वो नॉर्मली जब है कब डेवलप हुई, इन 2001 आप कह सकते हो। ठीक है, इनिशियली मार्केट में जो है वो ये आ गई थी। तो सिंपली आप ये कहोगे कि सी शार्प क्या है, एक लैंग्वेज है। किस टाइप की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पज को पूरा करने वाली लैंग्वेज है, और ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है, आधुनिक लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को डेवलप जो किया था वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, और इस जिस टीम ने इसको डेवलप किया उसको लीड कौन कर रहा था, एंडर्स हेजल्सबर्ग। और ये लैंग्वेज कब डेवलप की गई, आपकी जो है ये लैंग्वेज 2001 में डेवलप की गई। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे पॉइंट देखें, आगे अगर हम पॉइंट देखें इसमें, तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि इस लैंग्वेज को जो है वो अप्रूव्ड को किस किस ऑर्गेनाइजेशन से या किस किस एसोसिएशन से इसको अप्रूव मिला था। तो आप ये कह दोगे सी शार्प वाज अप्रूव्ड बाय आईएसओ। आप जानते हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड दूसरा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, वो था ECMA। ECMA, C sharp was approved by ISO and ECMA। E stands for European, C stands for computer, M stands for manufacturer and A stands for association। तो सिंपली आप ये कह सकते हो, इसको क्या लिखोगे आप, इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें अपने, तो यूरोपियन, ओके, यूरोपियन मैन्युफैक्चरर, यूरोपियन मैन्युफैक्चरर, सॉरी इसमें मैं एक चीज लिखना भूल गया, यूरोपियन कंप्यूटर, सी स्टैंड्स फॉर क्या हो गया, कंप्यूटर, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, क्या हो गया आपका, एसोसिएशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू सी शार्प जो लैंग्वेज है इसको अप्रूव किया गया। तो सिंपली आप ये कह सकते हो, व्हाट इज सी शार्प, सी शार्प इज ए जनरल पर्पस मॉडर्न एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड लीड बाय एंडर्स हेजल्सबर्ग इन 2001। सी शार्प वाज अप्रूव्ड बाय आईएसओ एंड ईसीएमए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इनके द्वारा जो है वो इसको क्या किया गया, अप्रूव्ड किया गया। ठीक है, अब सी शार्प जो है, आप जब आपने अभी जावा पढ़ी है तो आप पाओगे कि जो सी शार्प की जो सिंटेक्स है वो जावा से काफी सिमिलर है। मतलब जब कोई जावा पढ़ता है तो जावा और सी शार्प के जो सिंटेक्स है वो आपको काफी कॉमन मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कि सी शार्प इज ए लॉट सिमिलर टू जावा सिंटेक्टिकली एंड इजी फॉर यूजर्स। ओके, तो आप यहाँ कह सकते हो कि C sharp syntax is more common like Java। C sharp syntax is more common like Java। एकदम जावा की तरह आपको देखने को मिलेंगे। जब आपको जावा आती है तो ये मान लो कि आप C sharp को जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए हमने पहले कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट की थी, जावा लैंग्वेज स्टार्ट की थी, ताकि आप जावा से अगर फेमिलियर हो जाओगे तो आप सी शार्प से भी आसानी से फेमिलियर हो जाओगे। और ये लैंग्वेज किन लोगों के लिए इजी है, जिनको सी, सी प्लस प्लस और जावा में से किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज है तो उनके लिए क्या है, ये बहुत इजी है। तो ये आप कह सकते हो सी, सी प्लस प्लस और जावा यूजर्स कैन easily learn this language, this language। मतलब सी, सी प्लस प्लस और जावा, इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज का अगर कोई नॉलेज रखने वाला यूजर है तो वो आसानी से इस लैंग्वेज को क्या कर सकता है, सीख सकता है। मतलब ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जिनको सी, सी प्लस प्लस और जावा में से किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज है। तो कुल मिलाकर के ये बात हमारी समझ में आ गई
कि एक पोर्शन जो है वो अपना कंप्लीट होता है कि व्हाट इज सी शार्प, तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि सी शार्प जो है वो एक जनरल पर्पस मॉडर्न एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को जो है माइक्रोसॉफ्ट में, जिसको लीड कर रहे थे एंडर्स हेजल्सबर्ग ने 2001 में डेवलप किया था। ये आईएसओ और ईसीएमए जैसे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है और इसका जो सिंटेक्स है वो जावा से बहुत ही मिलता जुलता है और सी प्लस प्लस और जावा के जो यूजर है इस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। अब अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं कि हम जो है इस लैंग्वेज का यूज करके किस टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली एक पॉइंट और लिख देता हूं कि वी कैन डेवलप सिक्योर एप्लीकेशंस लाइक, हम किस तरीके के एप्लीकेशंस इसमें डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके की अगर बात करूं तो जैसे आप सी शार्प का यूज करके विंडो एप्लीकेशंस, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले जो एप्लीकेशंस है वो आप इसमें डेवलप कर सकते हो। ठीक है, विंडो एप्लीकेशंस आप इसमें डेवलप कर सकते हो, जैसे आपका एमएस ऑफिस है, इस तरीके के जो सेटअप वाले जो सॉफ्टवेयर है वो आसानी से इसमें डेवलप कर सकते हैं, जिसमें जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। सी शार्प का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस मतलब वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जिसको क्या कर सकते हैं, मोर देन वन यूजर्स इस पर वर्क कर सकें। इसी तरीके से हम वेब सर्विस एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अलग आपके एक टॉपिक आएगा वेब सर्विस, जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेब सर्विस एप्लीकेशंस इसमें डेवलप की जा सकती है। इसके अलावा हम जो है वो डेटाबेस एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि काफी अलग अलग वैरायटी की आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसमें डेवलप कर सकते हो। तो सिंपली आप ये कह सकते हो, आप विंडो के लिए सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, वेब सर्विस डेवलप कर सकते हो, मतलब ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो जिनको एज ए सर्विस के तौर पर दूसरे सॉफ्टवेयर या दूसरी वेबसाइट अपने अंदर यूज कर सके। इसी तरीके से डेटाबेस एप्लीकेशन, सपोज करो माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, इस तरीके के एप्लीकेशंस जो है वो इसमें आप आसानी से डेवलप कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये सारा जो इंट्रोडक्शन है वो किसके बारे में हो गया, आपका सी शार्प के बारे में हो गया कि भी सी शार्प क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज सी शार्प, तो आप ये जो मैंने जितने ये पॉइंट्स लिखाए हैं उन पॉइंट्स में से ही आप सेलेक्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी किसकी बात कि भाई व्हाट इज सी शार्प, सी शार्प क्या है। अब अगर हम आगे की बात करें, ये तो हो गया हमारा सी शार्प। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको जो है इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं कि भी सी शार्प का यूज करके जब आप प्रोग्राम्स बनाओगे, सॉफ्टवेयर्स बनाओगे, तो उसके लिए आप किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स यूज करोगे। तो अभी देखो ये जो अपना अभी मैंने जो है इसमें जो काफी ओल्ड वर्जन इस सिस्टम में इंस्टॉल है, तो उसी हिसाब से मैंने विजुअल स्टूडियो भी इसमें पुराना ही ले रखा है ना। जल्दी ही हम जो है वो विजुअल स्टूडियो जो है वो आप लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो इसमें डाल देंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सी शार्प के प्रोग्राम रन करवाने के लिए आपको एक आईडीई की जरूरत पड़ेगी। आईडीई का मतलब होता है, आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आईडीई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आपको आईडीई की जरूरत पड़ेगी। और हमने इस सिस्टम के अंदर जो आईडीई इंस्टॉल कर रखा है, सी शार्प के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो आईडीई इंस्टॉल कर रखा है वो है विजुअल स्टूडियो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो। तो हमने इस सिस्टम में जो है वो आपके लिए जो आईडीई इंस्टॉल कर रखा है वो है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो, अब मैंने इस सिस्टम के अंदर जो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा है वो काफी ओल्ड फैशन का है, लेकिन आपको अभी इनिशियल लेवल पर अगर हम बात करें
तो आपको जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको बेसिक नॉलेज इससे मिलेगा कि किस तरीके से हम आईडीई के अंदर वर्क करते हैं। जल्दी हम इसके अंदर जो वो लेटेस्ट स्टूडियो डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके सी शार्प के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको आईडीई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और हमने अपने सिस्टम में जो आईडी इंस्टॉल कर रखा है वो है विजुअल स्टूडियो। अब विजुअल स्टूडियो के कई वर्जन मार्केट में आ चुके हैं, 2005, 8, 12, 10, है ना, 18, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्जन है, लेकिन अभी हमने जो है वो इसमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, इस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो विजुअल स्टूडियो 2008 इंस्टॉल कर रखा है। तो अभी बेसिक लेवल पर अपने जो है वो इसमें सफिशिएंट रहेगा। बाद में हम जो है वो इस सिस्टम को फॉर्मेट मार करके दूसरा विजुअल स्टूडियो इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है वो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि किस तरीके से अपन इस आईडीई को यूज करेंगे और किस तरीके से इसमें कोडिंग होगी। तो देखो बच्चों, जब मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया तो ये विजुअल स्टूडियो 2008 आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, ठीक है। आप ये जो आइकन देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके का, ये जो डंबल टाइप का जो आइकन है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 वाला जो डंबल वाला जो आइकन आ रहा था, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरीके से जो है विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। अब ये जो विजुअल स्टूडियो है ये मल्टीलिंगुअल फीचर को सपोर्ट करता है। मल्टीलिंगुअल फीचर का मतलब है कि आप इस आईडीई के अंदर, इस विजुअल स्टूडियो के अंदर आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज के हिसाब से इसमें वर्क कर सकते हो। तो अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि भी आप विजुअल बेसिक के अंदर काम करना चाह रहे हो, विजुअल सी शार्प के अंदर काम करना चाहते हो, या विजुअल C++ के अंदर काम करना चाह रहे हो, ठीक है, और या वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे हो। तो अभी अपने किसके अंदर काम करना चाह रहे हैं, विजुअल सी शार्प डेवलपमेंट सेटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। यहाँ पर देखो इसने क्या कहा, कस्टमाइज द एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज कोड एडिटर स्क्रीन स्पेस एंड इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ कमांड स्पेसिफिक टू सी शार्प, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप सी शार्प सेलेक्ट करोगे तो इस विजुअल स्टूडियो का जो इन्वायरमेंट है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। तो जैसे ही हम स्टार्ट विजुअल स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो इसका जो इन्वायरमेंट है वो सी शार्प के अकॉर्डिंग हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो जो है वो किसकी तरह काम करेगा, मतलब पूरी की पूरी इस सी शार्प लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। आपको हो सकता है इसमें 1 मिनट लग जाए इसमें, है ना, क्योंकि अभी जो है आपके विजुअल स्टूडियो का जो इन्वायरमेंट है वो सेट हो रहा है। इतना क्लियर है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। ओके, आप बच्चे देख पा रहे हो कि भाई अभी जो है वो अपना विजुअल स्टूडियो ये इस तरीके का जो है वो आपको होम स्क्रीन दिखेगी। और अगर आपके सिस्टम में नेट चल रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है वो अपडेट दिखेंगे बहुत सारे विजुअल स्टूडियो की तरफ से, है ना। ये जो अपडेट आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, ऑनलाइन अपडेट्स है सारे, क्योंकि इसमें आपके सिस्टम में जो है वो क्या चल रहा है, नेट चल रहा है। ओके, अब देखो बच्चों आपको करना क्या है, किस तरीके से आप वर्क करोगे इसके अंदर। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जो है ना ये आपकी देखो यहां पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रहा है आपको। 1 मिनट में इसको साइड में कर देता हूं। ये आपको क्या दिख रहा है, यहां पर एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कर रहा है, मतलब आप जो काम करोगे, जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो कहां पर दिखेगा आपको, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर दिखेगा। सपोज करो कि मैंने इसको भी क्लोज कर दिया, यहां पर देखो 3 बटन है आपके, एक तो है ऑटो हाइड बटन, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये अंदर चला जाएगा, जैसे ही मैं इस पर वापस माउस लेकर जाऊंगा तो ये वापस बाहर आ जाएगा।
ये तो हो गया ऑटो हाइड। देखो मैं इधर ले गया तो ये वापस अंदर चला गया, जैसे ही मैं इस पर गया तो ये वापस आ गया। तो ये तो होता है ऑटो हाइड। मैं इस पर वापस क्लिक कर देता हूं ताकि ये एक जगह फिक्स हो जाए। दूसरा है आपका ये बटन, ठीक है, डॉकेबल। डॉकेबल अभी देखो क्या है कि मैं, ये देखो डॉकेबल का मतलब है कि आप इस स्क्रीन को आप जहां पर भी इसको ले जाना चाहो, देखो मैंने माउस से इसको क्लिक कर रखा है, माउस से क्लिक करके इसको प्रेस कर रखा है माउस को, और मैं जहां पर भी, अब देखो सपोज करो कि मुझे ऊपर ले जाना है, तो देखो मैं यहां ले जाकर के अगर छोड़ दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कहां गया, ऊपर आ गया। अब मैं वापस माउस से क्लिक करूंगा, इसको पकड़ करके घुमा रहा हूं, अब देखो मुझे अगर इधर ले जाना है तो मैं इस साइड में आकर के इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये इधर चला जाएगा। तो ये डॉकेबल होता है, ठीक है। आप इसको चाहो तो एक जगह फिक्स रख सकते हो। और ये है क्लोज बटन। सपोज करो गलती से आपसे क्या हो गया, क्लोज हो गया, अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या हो गया, गायब हो गया। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आप कहां से लेकर आओगे, इसके लिए आपको जितनी भी विंडो की जरूरत होगी वो सारी की सारी आपको यहां से मिलेगी। कहां पर जा रहे हो आप, आपको व्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको किस पर क्लिक करना पड़ेगा, व्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करोगे, व्यू पर क्लिक करते ही देखो इसमें आपको जो भी विंडो चाहिए, आपको सर्वर एक्सप्लोरर, मतलब अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले प्रोग्राम बना रहे हो तब तो आपको सर्वर एक्सप्लोरर की, लेकिन अभी तो इनिशियल लेवल है, ठीक है। तो ये सारे आपको दिए हुए हैं। तो आपको अभी क्या चाहिए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर चाहिए। देखो शॉर्टकट की भी दी है Ctrl+WS, या फिर आप इस पर जाकर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वापस देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपका आ गया है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है विजुअल स्टूडियो के अंदर, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंट प्रोजेक्ट। रिसेंट प्रोजेक्ट मतलब आप करंटली जिस प्रोजेक्ट पर वर्क करोगे वो आपको यहाँ पर उसकी लिस्ट आती जाएगी, लेकिन अभी तक आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिसेंट प्रोजेक्ट में ये देखो क्रिएट, आपको तो क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एक तो ओपन प्रोजेक्ट और एक क्रिएट प्रोजेक्ट। तो आप क्या करोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, फाइल में जाकर के न्यू, और न्यू में जाकर के प्रोजेक्ट पर भी क्लिक कर सकते हो। दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप फाइल में जाओ, फाइल में न्यू, न्यू पर जाकर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट, और वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट पर। लेकिन अभी जो है वो हम किस पर काम करेंगे, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। एक तो ये है, नहीं तो दूसरा शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने क्लिक कर दिया है क्रिएट प्रोजेक्ट, मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं बच्चों क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा तो यहां पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने कहा क्या आप विंडो एप्लीकेशन, विंडो पर काम कर रहे हो, यस मैंने विंडो सेलेक्ट है, ये विंडो सेलेक्ट रहने दो। अब ये कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, आपको कोई विंडो एप्लीकेशन मतलब कोई ग्राफिक्स वाली एप्लीकेशन डेवलप करनी है, या फिर आपको कंसोल एप्लीकेशन। तो आपके सिलेबस में अभी क्या दिया हुआ है, कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन का मतलब मैं बता देता हूं, ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे प्रोग्राम जिसमें हमें क्या देनी पड़ती है, कमांड देनी पड़ती है। जैसे C++ में आप क्या करते हो, आप सी इन का यूज करके कीबोर्ड से क्या देते हो, इनपुट देते हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो क्या होता है, आगे प्रोसेस होती है। तो जैसे C++ की एप्लीकेशन है वो सब क्या है, कंसोल एप्लीकेशन है। तो हम इसी तरीके की एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो इसलिए मैंने देखो यहां से विंडो सेलेक्ट है, यहां से मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर ये कह रहा है ए प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग ए कमांड लाइन एप्लीकेशंस। ये .NET फ्रेमवर्क 3.5 है, इसका बाद में डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है ए प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग ए कमांड लाइन एप्लीकेशन। ये कह रहा है आप एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, कौन सा एप्लीकेशन, कमांड लाइन एप्लीकेशन। इसके लिए और वो एप्लीकेशन किस में रहेगी, आपके प्रोजेक्ट में रहेगी। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे, जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट कहां पर रहेगा, सी के अंदर यूजर, यूजर के अंदर दौलत, दौलत के अंदर डॉक्यूमेंट्स, विजुअल स्टूडियो 2008 और प्रोजेक्ट नाम की फोल्डर के अंदर। आप एक काम करो, अपने प्रोजेक्ट सेव करने के लिए आप लोकेशन चेंज कर दो। हम क्या करते हैं यहां पर, अभी देखिए हम क्या करेंगे, डी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर जो है वो अपना एक फोल्डर बना देते हैं, या ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। हम ई ड्राइव के अंदर क्या बना रहे हैं, कि फोल्डर बना रहे हैं। यहां पर जैसे हम जो है वो ई ड्राइव के अंदर क्या बनाते हैं, कि फोल्डर बना देते हैं, और उस फोल्डर का नाम लिख दिया मैंने, जैसे
C#_program। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम अपने सारे प्रोजेक्ट जो है वो सेव करेंगे ई ड्राइव के अंदर, ध्यान रखें। अब हम वापस चलते हैं और यहां से देखो आपको प्रोजेक्ट अपना जहां पर सेव करना है, ब्राउज में जाओ, ब्राउज में जाओ, अपना ई ड्राइव में, यहां से ई ड्राइव सेलेक्ट कर लिया। अब क्या था अपना C# था ना, ये था C# प्रोग्राम, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब आप कहां पर आ चुके हो, आप आ चुके हो डी ड्राइव ई ड्राइव के अंदर C#_program फोल्डर के अंदर, और आपने यहां से सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दिया। ये देखो बाय डिफॉल्ट अब आपका कहां गया, ई के अंदर C#_program। अब आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, आपको क्या देना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। अब प्रोजेक्ट का नाम आप किस तरीके से देंगे, प्रोजेक्ट का नाम आप किस तरीके से दोगे, तो प्रोजेक्ट का नाम जैसे सपोज करो आपने दे दिया, जैसे आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आपने यहां पर लिख दिया फर्स्ट। देखो जब आप प्रोजेक्ट का नाम फर्स्ट देते हो तो यहां पर सॉल्यूशन, मतलब आपका ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, आपका प्रोजेक्ट कहां पर रहेगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में रहेगा, तो यहां पर सॉल्यूशन का नाम भी फर्स्ट हो रहा है। आप चाहो तो सॉल्यूशन का नाम चेंज कर सकते हो, नहीं तो यही पड़ा रहने दो। जैसे आपने सॉल्यूशन का नाम लिख दिया फर्स्ट_सॉल्यूशन। आप देखोगे कि जब मैंने इतना कर दिया तो प्रोजेक्ट का नाम तो दिया फर्स्ट और सॉल्यूशन का नाम दिया फर्स्ट_सॉल्यूशन, तो देखेंगे इससे क्या होगा। आप जब देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो आप देख रहे हो यहां पर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपको देखिए सॉल्यूशन का नाम क्या आ रहा है, आपके सॉल्यूशन का नाम आ रहा है, देखो यहां पर फर्स्ट_सॉल्यूशन, और ये कह रहा है कि फर्स्ट_सॉल्यूशन के अंदर कितने प्रोजेक्ट है, 1 प्रोजेक्ट है। आप ध्यान से देखिए सॉल्यूशन का नाम क्या है, फर्स्ट_सॉल्यूशन, और इसके अंदर कितने प्रोजेक्ट है, 1 प्रोजेक्ट है। और ये यहां पर आपके प्रोजेक्ट का नाम जो मैंने दिया था, यहां पर प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या दिया था, फर्स्ट, तो ये फर्स्ट आ गया। अब आप देखेंगे आपने C++ के अंदर एक मैंने आपको लिखाया था यूजिंग नेम स्पेस std, और मैंने कहा था कि std क्या है, एक नेम स्पेस है। और नेम स्पेस क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासें रहती है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, जब आप C# के अंदर प्रोग्राम बनाओगे तो आपने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया वो बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस का नाम बन जाएगा। अगर आप सिर्फ भूल जाओ, अगर सिर्फ आप इतना ही बात करो, तो आप ये देखोगे कि C# के अंदर जितनी भी क्लासें हैं वो सब किसके अंदर रहेगी, नेम स्पेस के अंदर रहेगी। C# के अंदर जितनी भी क्लासें हैं वो सब कहां रहेगी, नेम स्पेस के अंदर। एक बार ऊपर वाला भी मैं मिटा देता हूं यहां पर कि भी ऊपर कुछ भी नहीं है एक बार, ठीक है। मैं डिलीट बटन दबा करके ऊपर वाला जो है वो मिटा रहा हूं। सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें आप। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन था वो हटा दिया, तो आप C# के अंदर ये समझोगे कि C# के अंदर जितनी भी क्लासें हैं वो सब किसके अंदर रहेगी, नेम स्पेस के अंदर रहेगी। और जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया वो बाय डिफॉल्ट किसका नाम बन जाएगा, नेम स्पेस का नाम बन जाएगा। और देखो यहां पर ये कीवर्ड आपको बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ बनेगा कि नेम स्पेस फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट नाम का नेम स्पेस है, ये यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर, और इस नेम स्पेस के अंदर क्या है, ये क्लास है। मतलब जितनी भी क्लासें होगी C# प्रोग्राम के अंदर वो सब किसके अंदर रहेगी, नेम स्पेस के अंदर रहेगी। अब आप देखो बच्चों बाय डिफॉल्ट आपको देखो इस प्रोजेक्ट, देखो फर्स्ट_सॉल्यूशन नाम का सॉल्यूशन है, इसके अंदर फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट है, और फर्स्ट नाम के प्रोजेक्ट के अंदर एक तरीके से ये नेम स्पेस क्या हो गया आपका, प्रोजेक्ट ही मानो कि ये फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट है। और इस फर्स्ट नाम के प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एक क्लास बनी है प्रोग्राम। आप जावा के अंदर देख रहे थे कि आप जिस जो क्लास का नेम होता है उसी नाम से फाइल को सेव करते हो। जैसे अगर क्लास का नाम आपने जावा में बनाया प्रोग्राम, तो आप उसको सेव किससे कर रहे थे, program.java। इसी तरीके से C# के अंदर जो है वो बाय डिफॉल्ट ही क्या बन जाएगी, आपकी क्लास का नाम क्या बनेगा, प्रोग्राम। आपने देखो क्लास का नाम नहीं दिया, इसलिए बाय डिफॉल्ट इस क्लास का नाम क्या रहेगा, प्रोग्राम रहेगा। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। और C# के प्रोग्राम का एक्सटेंशन आपको क्या मिलेगा, C# के प्रोग्राम का एक्सटेंशन जैसे जावा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन .java होता है, इसी तरीके से यहां पर C# के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होगा, .cs होगा। आप चाहो तो इस प्रोग्राम
नाम जो है इस फाइल का नाम चेंज कर दो। जैसे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया यहां पर 1। क्या नाम किया इस क्लास का नाम? 1 किया। मैंने क्या किया नाम, देखो यहां पर जैसे ही मैंने फाइल का नाम 1.cs किया तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी फाइल का नाम क्या हो गया, क्लास का नाम 1 हो गया। अब आप देख रहे हो कि जैसे जावा के अंदर आप क्लास बनाते हो तो इसी तरीके से क्लास का नेम, ठीक है, और इसी तरीके से आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हो तो आप देख रहे हो उसमें भी स्टैटिक लिखते थे, इसमें भी स्टैटिक, उसमें भी वॉइड लिखते थे, इसमें भी वॉइड, इसमें भी मेन लिखते थे, इसमें मेन। आप मुझे ये बताओ कि दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों प्रोग्राम के अंदर आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? जल्दी बताओ। जावा मैंने ये लाइन लिखी थी, सी शार्प के अंदर भी ये लाइन है, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? बताइए। अमन, मीरा, राहुल, रितेश, विशाल, आपको मेरी आवाज सुन रही है? यस सर। ओके, तो आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा, चलो मैं बता देता हूं क्योंकि टाइम अपने पास कम है। देखिए आपको उसमें पब्लिक लगाते थे, इसमें आपको पब्लिक लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, स्टैटिक एज इट इज ऐसे ही लिखते थे, वॉइड भी ऐसे ही लिखा जाता था। उसमें आप ध्यान दोगे कि जावा के अंदर जो मेन का जो एम है वो स्मॉल होता है, ये होता है। जावा के अंदर मेन का जो है ना, मेन मेथड का जो एम है वो स्मॉल होता है। सी शार्प के अंदर मेन का एम क्या होता है, कैपिटल। पहला डिफरेंस तो हुआ ये। दूसरा डिफरेंस क्या है कि सी शार्प के अंदर जो आप स्ट्रिंग टाइप का एरे लेते हो, सी शार्प के अंदर जो स्ट्रिंग टाइप का जो एरे लेते हो तो जो स्ट्रिंग यूज करते हो जावा के अंदर, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। जावा के अंदर स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। आप जावा के अंदर एरे ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो जैसे इसने डेटा टाइप के बाद में। जावा के अंदर नॉर्मली अपने कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। जावा के अंदर आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, एरे इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो। जावा के अंदर भी मेन मेथड के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का एरे होता है। सी शार्प के अंदर भी मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप का एरे होता है, लेकिन सी शार्प के अंदर स्ट्रिंग का एस कैपिटल नहीं होता बल्कि क्या होता है, स्मॉल होता है। ये बात समझ में आई आपके? यस और नो? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। यस। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, प्रिंट कैसे करवाना है। कमेंट आप जैसे सी प्लस प्लस में लगाते थे वैसे ही आप इसमें सिंगल लाइन और डबल लाइन कमेंट लगा सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया हाउ टू प्रिंट इन सी शार्प। कमेंट आप सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट जैसे सी प्लस प्लस में लगाते हो वैसे इसमें लगा दिया मैंने। कमेंट ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिंट कैसे करवाएंगे सी शार्प में? प्रिंट करवाने के लिए ध्यान दे कि देखो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जैसे उसमें क्या लिखते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैसे लिखते थे। इसमें क्या लिखा जाएगा, ध्यान दे, इसमें क्या लिखेंगे। अब एक चीज और देखना, ये विजुअल स्टूडियो जो है वो इंटेलिजेंट है, ये अपने आप उठाएगा। जैसे गूगल में आप कीवर्ड टाइप नहीं करते वैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सिस्टम, देखो आ गया अपने आप, एंटर कर दो, डॉट कंसोल, एंटर कर दिया, डॉट राइट या फिर राइट लाइन, मैंने ले लिया राइट लाइन। सी शार्प के अंदर प्रिंट करवाने के लिए आप क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, और फिर क्या करोगे, इसके अंदर जो भी आपको मैसेज देना है, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, मैंने क्या लिख दिया यहां पर, लिख दिया हेलो वर्ल्ड। आप देख रहे हो मैंने लिखा सी शार्प के अंदर अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है, सी शार्प के अंदर अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। सेव करना है,
सेव पर क्लिक कर दिया, ये सेव हो गया, ये देखो सेव बटन बने हुए। अब आपको प्रोग्राम को क्या करवाना है, रन करवाना है। रन करवाने के लिए देखो ये प्ले बटन बना हुआ है। रन करवाने के लिए क्या बना हुआ है, ये प्ले बटन, या फिर आपका शॉर्टकट की दी हुई है F5। आप F5 की प्रेस कर सकते हो या आप इस प्ले बटन को प्रेस कर सकते हो। जैसे ही मैंने प्ले बटन पर क्लिक किया, देखो मैंने प्ले बटन पर क्लिक कर दिया है। अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। अगर आप स्क्रीन विजिबल देखना चाहते हो तो आप यहां पर एक लाइन और लिख दोगे, सिस्टम डॉट कंसोल, इतना तो लिखते ही हो। राइट लाइन की जगह लिख दोगे रीड लाइन। क्या लिखोगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंट्रोल एस, सेव कर दिया। मैंने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। अब वापस प्ले पर क्लिक करता हूं। अब ये आउटपुट वाली जो स्क्रीन है वो आपकी गायब नहीं होगी और आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन करके प्रिंट करवा सकते हैं और सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये सिस्टम क्या है, कंसोल क्या है, राइट लाइन, रीड लाइन, ये सब क्या है, इनका डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम